सभी लोगों को नमस्कार। अब ये मेरा सेकंड वीडियो है आपके सामने, और साइकोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं और उसमें हमने क्या समझा और कौन कौन सी बातों पे हमने लास्ट वीडियो में बातें की हैं, वो मैं एक रिकैप जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि हम लास्ट वीडियो में क्या कर चुके हैं। तो पहला वीडियो जो रिलेटेड था वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को समझने से पहले हमने जाना साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी की हमने 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक जो डेफिनेशन आई उनके बारे में जानकारी ली। जैसे कि मैं एक बार रिपीट कर दूं, 16th सेंचुरी में उसे आत्मा का विज्ञान बोला गया, देन आफ्टर दैट मन का विज्ञान बोला गया। मन का विज्ञान बोलने के बाद उसके बाद उसे चेतना का विज्ञान बोला गया, और फाइनलाइज आज जाकर वर्तमान में उसकी जो डेफिनेशन है वो है साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है। तो साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके साथ कुछ चीजें और थी कि रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में जो संबंध है उसको मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता दूं। साइकोलॉजी साइंस वह साइंस है जिसके अंदर हम बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, बिहेवियर के बारे में जानते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में, या क्लासरूम की बात करें तो किसी स्टूडेंट के बिहेव के बारे में जानते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए क्लासरूम में हम जो टेक्निक्स, जो मेथड्स और जिन स्किल्स का यूज करते हैं वो सब पेडागोजी में आता है। तो ये रिलेशन था कि साइकोलॉजी के अंदर ही पेडागोजी को काउंट करते हैं। फिर आपको मैंने यूपीटेट और सीटेट में आने वाले साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका क्या 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 क्राइटेरिया होता है, वो 30 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मैंने आपको बता दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि इन सारी वीडियोस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा, ये वीडियोस आपको ना केवल सीटेट और यूपीटेट में बट उससे भी ऊपर क्लासरूम टीचिंग में आप कितना अच्छा कर रहे हैं उसे और इफेक्टिव बनाने में सपोर्ट करेंगी। इसके अंदर बारीकियां बताई जाएंगी आपको, और मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप तक वो कंटेंट पहुंचे जो कंटेंट कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं आप जितने भी बुक्स वगैरह से आप ले रहे हो उनसे उनके साथ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिले, जो कंटेंट आपको बुक में या आसपास कहीं मिस हो रहा हो या छूट रहा हो। तो प्रयास मेरा पूरा यही रहेगा, और उस कंटेंट को इस तरह आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा कि वो कंटेंट आपको यूपीटेट और सीटेट के साथ साथ क्लासरूम टीचिंग में कितना इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। मैं एक बात और बोल देना चाहूंगा सब लोगों से कि बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूं कि कंटेंट आपको क्लासरूम टीचिंग के लिए इफेक्टिवली ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा दिया जा रहा है। तो उसका मेन पर्पज ये है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाने का या आपके सामने पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके पीछे का मेरा मेन मोटो है अच्छे टीचर जनरेट करना। अच्छे टीचर जनरेट करना जो अपने आप को एक अच्छे आइडल के तौर पे बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करें, और उसी आइडियोलॉजी को लेते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप प्राइवेट टीचर हैं तब भी आपको इसका सपोर्ट मिलेगा, और इफ यू आर गोइंग टू बी गवर्नमेंट टीचर तो भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी ये सारी वीडियोस। तो आज उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पहले आपको जानना चाहिए। वो क्या है कि शुरुआत में साइकोलॉजी एजुकेशन शिक्षा तो चली आ रही है पाश्चात्य काल से, लेकिन उसमें साइकोलॉजी टर्मिनोलॉजी 16th सेंचुरी में इन्वॉल्व हुई। तो क्या साइकोलॉजी का एजुकेशन में आने के बाद चेंज हुआ? साइकोलॉजी का एजुकेशन में आने के बाद शिक्षा की पद्धतियों में, शिक्षा में चेंज हुआ, या साइकोलॉजी ऐसे ही ऐड कर दी कि उसका कोई बेनिफिट एजुकेशन में दिखाई नहीं दिया? तो यही बात लेके मुझे आज करनी है। रिलेशन के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी का एजुकेशन से रिलेशन क्या है, क्यों बार बार इतना जोर डाला जाता है कि टीचर्स को, बच्चों के लिए, या आपको अगर अच्छा टीचर बनना है उसके लिए आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होना या साइकोलॉजी का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको जो बेसिक बात लेके चलूंगा उसका मेन पर्पज है रिलेशनशिप बिटवीन, हम रिलेशन जानेंगे, रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो क्या हमारा ये जो रिलेशन है वो इफेक्टिवली दिखाया जाएगा, या ऐसे ही साइकोलॉजी हम पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं?
तो पहले देखते हैं क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है। तो अगर शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन क्या है सबको पता है। और आप अगर डेफिनेशन के तौर पर बात करें, एजुकेशन वह माध्यम है या वह मीडियम है जिसके थ्रू आप बच्चों के अंदर एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन के भीतर चेंज लाना चाहते हैं। यानी कि आपने एक एनवायरनमेंट तय किया हुआ है, उस एनवायरनमेंट में बच्चे को आप परिवर्तित करना चाहते हैं, तो शिक्षा उसका माध्यम है जो उसमें चेंज लाएगी। शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चे में चेंज लाएगी, उसके व्यवहार में चेंज लाएगी। तो चेंज इन बिहेवियर, जो भी आप बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो भी आप उस माहौल के अंदर अपनी तकनीकी यूज कर रहे हो वो सब एजुकेशन में आएगा। और अब जैसा हमने कल पढ़ा था, व्यवहार में जो चेंज आया उसको आप अगर जज करना चाहोगे, उसको अगर आप समझना चाहोगे कि हाँ चेंज हुआ, कल तक कोई बच्चा अलग व्यवहार का था या कल तक कोई इंसान एक अलग नेचर का था, हमने उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए, कुछ स्किल्स का यूज किया और आज वो चेंज हो गया है। ये सब आप तब जान पाओगे जब आपको उस चेंज को ऑब्जर्व करना आएगा। और उस चेंज को ऑब्जर्व करना ही साइकोलॉजी है। बिहेव को ऑब्जर्व करना ही, बिहेव का अंतर जानना ही, बिहेव का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। तो दे बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो मैं बताना चाहूंगा एजुकेशन, शिक्षा और साइकोलॉजी ये दोनों कोरिलेटेड है। ये दोनों कोरिलेटेड है यानी इनमें सहसंबंध है। ये कोरिलेटेड है, इनका आपस में, शिक्षा का और मनोविज्ञान का आपस में ये संबंध है कि व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा लाती है और परिवर्तन का अध्ययन साइकोलॉजी से कर पाते हैं। तो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर बात करें तो दे बोथ मीन्स एजुकेशन एंड साइकोलॉजी लॉजिकली रिलेटेड। तार्किक रूप से, अगर आप तार्किक रूप से किसी से बात करें तो आप ये नहीं कह सकते संबंध नहीं है। यानी कि अगर साइकोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ा गया है, यानी एजुकेशन को एजुकेशन साइकोलॉजी कहा गया है, तो उसका एक ही रीजन है, दे बोथ आर लॉजिकली रिलेटेड। उम्मीद करता हूं अब ये कैसे लॉजिकली रिलेटेड है, कुछ टॉपिक्स को लेके हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए एजुकेशन में जब साइकोलॉजी ऐड की गई तो उसको ऐड करने का पर्पज यही था कि आप कहीं ना कहीं जिन बातों को छोड़ जा रहे हैं, जिन बातों में आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पाश्चात्य काल से जो शिक्षा चली आ रही है उस शिक्षा में कुछ ऐसी शिक्षा वहां भी अच्छी तरह दी जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिन पर गौर नहीं किया जा रहा था, बच्चे की हर स्किल्स पर गौर नहीं किया जा रहा था, इसलिए साइकोलॉजी को ऐड किया गया। और आज अगर देखा जाए तो बोथ आर लॉजिकली रिलेटेड। तो हम इसे ये नहीं बोल सकते दोनों का आपस में संबंध है, और संबंध क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब किन किन बातों पर, किन किन कॉन्सेप्ट पे साइकोलॉजी रिलेटेड है एजुकेशन से, वो देखेंगे किन किन बातों को लेकर आप ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट अगर बात करूं एम्स ऑफ एजुकेशन, अगर हिंदी में मैं इसे लिखूंगा शिक्षा के उद्देश्य, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जिनमें साइकोलॉजी का कोरिलेशन या रिलेटिव, शिक्षा के उद्देश्य कोरिलेशन या रिलेटिव कॉन्सेप्ट दिया गया है इन द मैटर ऑफ एजुकेशन। तो समझिए, जैसे मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के उद्देश्य, अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी शिक्षा के उद्देश्य तय करने में हेल्प नहीं करती है। मीन ऐसा नहीं कि शिक्षा के उद्देश्य साइकोलॉजी तक कि भाई मनोविज्ञान आपने पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान आप इन्वॉल्व हो गया है एजुकेशन में, तो शिक्षा के उद्देश्य तय हो गए या शिक्षा के उद्देश्य ये पक्के बन गए, ये डेफिनेट मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी शिक्षा के एम्स को तय नहीं करती है। हाँ, आपको जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जितने भी फिलोसफर्स हैं जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, उन सबको वो साइकोलॉजी का ये जरूर बोल सकती है कि कितने टाइम पीरियड में आप किस किस पर्पस को या किस किस एम को पा सकते हो। तो जो डिफरेंट एम्स हैं उनको पाने का टाइम पीरियड और वो एम पॉसिबल है भी या नहीं, वो एम्स पॉसिबल है भी या नहीं, ये साइकोलॉजी बोल सकती है। तो शिक्षा के उद्देश्य में साइकोलॉजी इसलिए ऐड किया गया ताकि जो फिलोसफर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो बुक्स लिख रहे हैं, उनको ये मालूम चलना चाहिए कि आप जो पर्पस या जो एम्स एजुकेशन के थ्रू पूरा करवाना चाह रहे हैं, क्या वो इन एक्चुअल पूरा होने लायक है, और अगर पूरा होने लायक है तो किस किस टाइम में क्या क्या
पर्पस पूरा हो सकता है। अगर आप एक 6th क्लास के या 3rd क्लास के बच्चे से उम्मीद करें 7th क्लास वाले अचीवमेंट करने की, तो वो बेमानी है। यू कैनॉट इमेजिन दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी ने आपको बताया, टीचर्स को बताया, फिलोसफर्स को बताया कि आप जो पर्पस तय कर रहे हो उन्हें ऐसा तय करो उस क्लास के अकॉर्डिंग जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो या जिस क्लास में आप एजुकेशन देने जा रहे हो। तो पहला जो पॉइंट है एम्स ऑफ एजुकेशन में साइकोलॉजी का इतना योगदान हुआ जिससे ये डेफिनेट हो पाया कि जो एम्स तय किए जा रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के गोल्स हैं या लॉन्ग टर्म पीरियड जो एम्स तय किए जा रहे हैं, उन एम्स का टर्म टाइम कितने समय तक पूरे हो सकते हैं या वो इन रियलिटी पूरे हो भी सकते हैं या नहीं, ये साइकोलॉजी से ही मालूम चलता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा शिक्षा के एम्स में साइकोलॉजी का यूज क्यों किया गया। दूसरा अगर मैं बात करूं इन द फील्ड ऑफ करिकुलम, करिकुलम को अगर बोलूं मैं तो पाठ्यचर्या बोलते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम बोलते हैं, सॉरी। करिकुलम जो आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं, क्लासरूम के बाहर जो आप उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन सारी बातों को जोड़कर करिकुलम बनता है किसी स्कूल का, किसी क्लास का। करिकुलम में साइकोलॉजी का यूज क्या है या क्यों साइकोलॉजी को एड ऑन किया गया, बच्चों के करिकुलम को ऐसे तय किया गया, ऐसा बनाया जाने लगा या ऐसा बनाया जाना चाहिए था जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बच्चा एक पक्ष में मजबूत ना होकर हर पक्ष में मजबूत हो। अगर एक बच्चा साइंस में अच्छा है या दूसरा बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो साइंस वाला बच्चा है वो भी अपने अंदर की जो और स्किल्स हैं उनको निकाल कर बाहर लाए, या जो मैथ वाला बच्चा जो मैथ में अच्छे मार्क्स गेन करता है वो भी और सब्जेक्ट के साथ और एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करे, अपना बेस्ट दे। सेम ड्राइंग वाला बच्चा जो ड्राइंग में अच्छा है या सिंगिंग में अच्छा है वो पढ़ाई में भी अपना बेस्ट दे। तो करिकुलम ऐसे तय किया गया और ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट ही इसमें जोड़े गए। साइकोलॉजिकल फैक्ट के जुड़ने के बाद करिकुलम इफेक्टिव हुआ और यही कारण है कि आज टीचर्स क्लासरूम के अंदर नई नई टेक्निक्स, नई नई स्किल्स, नई नई मेथड्स, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन का यूज करते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, नए नए विचार लेके आते हैं बच्चों को बेस्ट देने के लिए। वो क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी से ये मालूम चला कि अगर आप करिकुलम को इफेक्टिव करना चाहते हैं, करिकुलम का डायरेक्टली प्रभाव बच्चों में लाना चाहते हैं, तो आपको उसमें साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी यूज करनी ही करनी है। तो इसलिए साइकोलॉजी के आने के बाद पाठ्यक्रम पहले जैसा कठोर नहीं रहा। कठोर बोले तो कि आपको एक 5 पाठ, 10 पाठ, 12 पाठ करने ही करने हैं। आज बच्चों को 12 पाठ, 10 पाठ, 20 पाठ, इतने चैप्टर्स को फोर्स ना करके उनके अंदर जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं उन पर टेक्निक्स यूज की जाती हैं, उन पर स्किल्स यूज की जाती हैं और बच्चों को करिकुलम एक अच्छे लेवल तक मिल जाता है। यानी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आने के बाद ही, साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ही ये चेंजेस पाठ्यक्रम के अंदर दिखाई दिए। तो उम्मीद करता हूं करिकुलम में साइकोलॉजी का क्या यूज है वो आपको क्लासरूम में भी जानना चाहिए। अगर आप मैथ के टीचर हैं और पुरानी पद्धति से आप जो ओल्ड मेथड है उसी से बच्चे को मैथ पढ़ाते रहेंगे, अगर आप साइंस के टीचर हैं आप वही ओल्ड पद्धति, आप ब्लैक बोर्ड पे गए, आपने डेट डाली और अपना टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये मेथड पुराने हो चुके हैं। इन मेथड से आज के बच्चे के अंदर वो इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, वो प्रभाव दिखाई नहीं देगा। वो प्रभाव कब दिखाई देगा? जब आप घर पर उसके लिए होमवर्क करेंगे। आज आपको होमवर्क करना है, बच्चे को होमवर्क आप बाद में देंगे, पहले आपको होमवर्क करना है। आपको सोचना है कि आप बच्चे को जो दे रहे हैं, जो नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्लासरूम में देंगे, उसके अंदर ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऐड हों, ऐसे कुछ तकनीकी या मेथड्स यूज हों, ऐसी कुछ स्किल्स यूज हों जिससे बच्चे को अपना दिमाग चलाना पड़े और दिमाग ऐसा चलाना पड़े कि उसे वो रटना ना पड़े और वो इजीली उसकी समझ में आ जाए। वो कब आएगा? इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत वर्क दिया गया है। और मैं आपको बता दूं जितनी भी बुक्स नए राइटर्स की आती हैं उनमें जो उनकी एक्सरसाइज होती है उनमें तमाम चीजें ऐड कर दी गई हैं। मैं यहाँ सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने कैसे कैसे चेंज किया है। मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आंसर ऐड किए गए, ये सब कुछ ट्रू एंड फॉल्स ऐड किए गए, ये सब कुछ बच्चे के नए विचारों को जानने के लिए किया गया। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब करिकुलम में उन्होंने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जोड़ दिया। तीसरी अगर बात करूं मैं डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन जिसे बोल
सकते हैं अनुशासन। अनुशासन का क्या इम्पैक्ट रहा साइकोलॉजी का, वो देखिए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या था इसका? अनुशासन में ये था कि आपने अगर नोट किया हो, या आप अगर प्राइवेट टीचर हैं तो आपने नोट किया होगा, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट भी रहे हो तो नोट किया होगा, स्कूल के अंदर जो टीचर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करता था। अब क्योंकि आप तो ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ माँ बाप आपको भेज ही देते हैं, स्कूल नहीं जाना ही जाना है। अगर आपको टीचर पसंद नहीं आ रहा, आप नहीं बोल पाओगे घर पे, आप बोलोगे मुझे स्कूल में नहीं जाना क्योंकि मैं टीचर को पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर आप बहाना मारते हो घर आकर कि पेट में दर्द है या बुखार आ गया है, या जो भी आप करते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि वहाँ आपको डिसिप्लिन के नाते टीचर ने कैसा बिहेव किया है, वो आपसे रूड बिहेव कर रहा है, वो आपको रूड बिहेव के थ्रू चेंज करना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसे ऐड किया गया, ये कहा गया कि डिसिप्लिन के द्वारा आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी उसका संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव। डिसिप्लिन रिलेटेड टू कॉग्निटिव। कॉग्निटिव वर्ड को अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है संज्ञानात्मक। और जहां भी ये वर्ड आपको दिखाई देगा संज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, संज्ञान वो बुद्धि से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक। दूसरा मैंने बोला भावात्मक। ये डिसिप्लिन के 3 फैक्टर्स हैं। ये डिसिप्लिन नहीं, ओवरऑल बच्चे के लिए 3 फैक्टर्स हैं जो उसको एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप कठोर बिहेव कर ही बच्चे को अच्छा बना पाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन ऐसे नहीं डालना है, ऐसे नहीं पहुंचाना है कि आप रूड बिहेव कर रहे हैं और वो स्कूल छोड़ गया। बेसिक एजुकेशन में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये पाया गया है कि बच्चे को जब प्राइमरी में बच्चा होता है, 1st to 5th में होता है, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है गवर्नमेंट के आगे कि वो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। वो 3rd, 4th, 5th में, या तो 3rd में या 4th में या 5th में, 5th या 6th में नहीं जाते, वो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उसके कई कारणों में से मेन कारण ये भी है रूड बिहेव ऑफ टीचर। टीचर ने कभी समझना चाहा ही नहीं, टीचर ने कभी उन्हें अपना बनाना चाहा ही नहीं। उसने डिसिप्लिन के नाम पर उनके साथ वैसा बिहेव किया। इसलिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जोड़े गए हैं, जिससे कि आप बच्चों को ये बता पाओ कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो मैंने अभी आपको बोला कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। दूसरा मैंने आपको बोला उसका दूसरा पक्ष आपको बढ़ाना है, दैट इज अफेक्टिव। अफेक्टिव यानी भावात्मक। और तीसरा उसका फैक्टर है जिसे आप बोलेंगे फंक्शनल, क्रियात्मक। समझने का प्रयास कीजिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। यानी अगर आप इन तीनों पक्ष को बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे को आपको बौद्धिक रूप से, डिसिप्लिन में आपको अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस को टच करना पड़ेगा, आपको उसके इमोशंस को छूना पड़ेगा, आपको उसको अपना बनाना पड़ेगा। और अपना बनाने का मीन ये नहीं कि आप उसके साथ गले में हाथ डाल घूम रहे हैं। अपना बनाने का मीन से आपको उसका पेन समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो इन एक्चुअल क्या चाहता है, क्या उम्मीद करता है। और बिलीव मानिए, सबसे बड़ा टास्क यही है। एक टीचर का सबसे बड़ा टास्क क्लासरूम के अंदर पढ़ाना नहीं है। एक टीचर का सबसे बड़ा टास्क है बच्चे को अपना बनाना, बच्चे को ये समझाना कि आप उसके लिए हैं, आप उसी के लिए हैं। तो उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और फंक्शनल तीनों डेवलपमेंट के लिए डिसिप्लिन में साइकोलॉजिकल बातों को ऐड किया गया। और इसी वजह से फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन में भी ये आने लगा कि मॉर्निंग असेंबली इफेक्टिव होने लगी। मॉर्निंग असेंबली में आपने कल्चरल एक्टिविटीज जोड़ दी, मॉर्निंग असेंबली में आप जीके क्वेश्चन जोड़ दिए। ये डिसिप्लिन नहीं आता है। लंच में आपने बच्चों को दे दिया कि जाओ आप क्यों मेंटेन कराओगे, और आप केवल एक गाइड बन के खड़े हुए हैं। और जब आप बच्चों को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो यहाँ पर वो इमोशनली आपसे अटैच होकर उन सारे कामों कर रहे हैं। और क्रियात्मक मतलब वही, जब आप उनको छोड़ देंगे अच्छा करने के लिए, डिसिप्लिन के नाम पर उन्हें पीटना नहीं है, डिसिप्लिन के नाम पर उन्हें फटकारना नहीं है, उनको गाइड करना है एज अ सपोर्टर। और आप देखिए परिवर्तन कैसे आता है। तो ये जो मैंने बोला है, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के आने के बाद एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए। तो ये चेंजेस हुए हैं, पहले ऐसा नहीं था। ये सारी कहावतें पहले बनी है कि रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। बिल्कुल ठीक है, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल, लेकिन मैं मानता हूं फूल के लिए आप रॉड उठा लीजिए, आप कुछ और उठा लीजिए, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कहीं उसे सिंपैथी वाली बात करेंगे, आप उससे पूछेंगे जाकर कि वो ऐसा बिहेव क्यों करता है, या वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसे क्या पसंद नहीं आ रहा, या वो स्कूल में क्या करना चाहता है, उसे क्या नहीं करने दिया जा रहा, तो बिलीव मानिए इस थ्योरी को जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे एक टीचर के तौर पे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब
ये चेंजेस एम्स ऑफ एजुकेशन में दिखाई दिए, करिकुलम में दिखाई दिए, डिसिप्लिन में दिखाई दिए। इसके बाद मैं एक दो फैक्टर और बता रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है, उन्हें आप समझिएगा। एक और चेंज जो मेन दो कॉन्सेप्ट है, टीचर में क्या चेंज दिखाई दिए और स्टूडेंट में क्या चेंज दिखाई दिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बातें जुड़ जाने के बाद, मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जुड़ जाने के बाद, तो वो तो बात मैं आपको और बता दूं ताकि आज आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजिकल बातों को जो हम जानना चाह रहे हैं उसके थ्रू हम कैसे अच्छे टीचर बन सकते हैं और कैसे टेट में हमें सपोर्ट करेगा। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया कि वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इसमें मैंने बोला स्टूडेंट में क्या चेंज दिखाई दिया, तो आप समझिए, इससे आपको एक चीज क्लियर होने वाली है। ये प्रूव हो चुका है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कि बच्चे के ऊपर दो बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो उसकी हेरिडिटी, जिसे हम आनुवंशिकता बोलते हैं, जो उसे माँ बाप से मिला है। सेकंड उसका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो आप मेरी बात समझिए, बाकी ये जितना उसको बनाना है अच्छा वो ये बना देंगे दोनों। उसके अंदर जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इम्पैक्ट आता है इसे बोलते हैं वंशानुगत या आनुवंशिकता। वंशानुगत बोलते हैं, वंशानुगत बातें, या इसे आनुवंशिकता बोलते हैं, जेनेटिक्स, वंशानुगत, और इसे वातावरण बोलते हैं हिंदी में। तो वातावरण और उसके वंशानुगत यानी वो माँ बाप से जो लेके पैदा हुआ है उससे वो जैसा है वो आपके सामने मौजूद है। तो ये कहा है साइकोलॉजी के ऐड होने के बाद ये कहा गया कि बच्चा इन दो बातों से, इन दो फैक्टर से तैयार होके आया है, जहां वो पैदा हुआ, जहां बड़ा हुआ है। अब जब वो आपको मिल रहा है तो आपको उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको एज अ गाइड उसे सपोर्ट करना है। टीचर वहां पर वर्क करेगा एज अ गाइड। टीचर एज अ गाइड मतलब आपको उससे ज्यादा प्रेशर करके बातें, या क्योंकि ध्यान रखिएगा एजुकेशन अब चाइल्ड सेंटर्ड है, टायरेंसी खत्म, तानाशाही खत्म। अब इसमें डिक्टेटरशिप नहीं चलती कि हमने बोल दिया खड़े तो खड़े, हम कह रहे हैं ये होगा ना। अब चाइल्ड सेंटर्ड है, उसे जो चाहिए वो दो। और चाइल्ड सेंटर्ड को गलत नहीं मानता हूं। आप टीचर क्यों हैं, आप टीचर क्यों बने हैं? आप टीचर बने हैं किसी का भविष्य अच्छा करने के लिए, किसी का फ्यूचर अच्छा करने के लिए। और वो अच्छा कब कर पाएंगे? वो अच्छा तब कर पाएंगे जब आपको वो समझेगा। वो आपको कब समझेगा? जब आप उसके अपने बन के बिहेव करेंगे, और वो टीचर की समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर को गाइड बनना है केवल, इंस्ट्रक्टर बनना है केवल, क्योंकि वो सीख के आया है। आपको उसे मौके देने हैं, वो अपने आप करता जाएगा। आपको उसे मौके देने हैं, जहां कमी हो उसे सजेशन देना है और वो करता जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब वो बात नहीं कि हम ये बोले टीचर ही सब कुछ करता है, या टीचर उसके लिए गाइड बन के खड़ा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है उसका, टीचर का बहुत बड़ा रोल है वो गाइड बन के खड़ा होना हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ आपने ही सिखाया। वो जानता है, आप उसे मौके दें। और यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसमें ऐड किया गया है स्टूडेंट का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। पहले ऐसा नहीं था, पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम। आज भी वो चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु ब्रह्मा नहीं है, लेकिन आप प्राउड फील ना करें इस बात का। आप तो ये माने कि आप लकी हैं, आप अपने आप को लकी माने कि आपको ऐसे बच्चे मिले हैं या ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो आपका बेस्ट इम्पैक्ट। हाँ, बाकी चीजें आप उन्हें सिखा सकते हैं, संस्कार आप उन्हें सिखा सकते हैं अगर आपको लगता है परिवार से नहीं मिले, लेकिन यहाँ से जो वो लेके आया है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। तो आप उसे केवल एक गाइड के तौर पर, एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर उसे छोड़िए और करने दीजिए और साथ दीजिए, और परिवर्तन दिखाई देगा। मेरा मानना ये है, और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इसके बाद लास्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं टीचर पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका, साइकोलॉजी ऐड होने का। तो टीचर की जितनी भी स्किल्स हैं इंप्रूव हुई हैं। टीचर ने नई नई टेक्निक्स यूज करना शुरू कर दिए। पहले कौन प्रोजेक्टर छोड़िए, पहले कौन नई नई तरीके ढूंढता था, इनोवेटिव आइडियाज ढूंढता था। आज टीचर ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, ये सोचते हैं मैं कौन सा नया तरीका बच्चे को दूं जिससे ये चीज उसे इस तरह समझ में आ जाए। बचपन से हमें पढ़ाया गया, मैं आपको एग्जांपल दूं, बचपन से हमें पढ़ाया गया, हमने अपनी माँ से पूछा, उन्हें भी पढ़ाया गया एवरी व्हाट इज नाउन, एक सिंपल सी परिभाषा, संज्ञा क्या है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या सुना, नाउन इज अ नेम, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, राम पेन आगरा, एंड दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, एंड दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ नाउन। यही चलती रही, यही चलती आई। चेंज दिखाई दिया ना? ना। अब बच्चा है, उसने राम पेन आगरा को काउंट कर लिया, और उसके दिमाग में पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं, राम पेन आगरा, तीन चीज प्रिंट हो गई। आगे कोई और नाम मिलता है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, उसे समझ में नहीं आता, मैम ने तो राम पेन आगरा। ऐसे बच्चे हैं।
हमको सबको लेके चलना है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, स्किल्स, टेक्निक्स, नए मेथड्स। वो कैसे? आपने क्या किया, आपने एक नई परिभाषा खुद अपने आप ओरिएंटेड कर दी। आपने बोला एवरी नेम इज नाउन। आपने बोला एवरी नेम इज नाउन, मतलब नाम है तो नाउन है, नाम है, कोई भी नाम है तो वो नाउन है। अब बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि यार अब राम पे नागरा नहीं है, अब अगर किसी का नाम है, किसी का भी नाम है, इट डज नॉट मीन इट बिलोंग्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी का भी नाम है वो नाउन कहलाएगा। ये आपने क्या किया, ये आपने इनोवेशन दिया और ये इनोवेशन चलता चला गया और लोगों को, बच्चों को समझ में आने लगा। तो मेरा कहने का आशय क्या है, ये क्यों दिया आपने इनोवेशन? क्योंकि आपको नया तरीका चाहिए था, नया रिजल्ट चाहिए था। किसकी वजह से? साइकोलॉजी की वजह से। तो अब मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा, जितना भी आपको बताया गया, समझा रहा हूं, उसका एक ही मेन कारण है जो मैंने आपको बोला कि साइकोलॉजी का एजुकेशन में आने के बाद ये सारे चेंजेस दिखाई दिए। अब मैं आपको 3 उन साइकोलॉजिस्ट के नाम बता रहा हूं जिन लोगों के आने की वजह से या जिन लोगों के बोलने की वजह से इसे इसमें जोड़ा गया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जा सकते हैं। पेस्टोलॉजी, ये नाम है इनका, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। पेस्टोलॉजी, ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके कहने पर, ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनके कहने पर यह तय किया गया कि हाँ कहीं ना कहीं इसका इसमें बहुत योगदान है, इसको इसमें ऐड कर देना चाहिए। ये इन तीनों ने कहा था सबसे पहले, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल एंड मारिया मॉन्टेसरी। इनने क्या क्या कहा, इनकी कौन कौन सी पद्धतियां आई, कौन कौन से मेथड, वो आगे की बात है। और एक बात और बता दूंगा, ये साइकोलॉजी इन्होंने ऐड करवाई और शिक्षा को 16वीं सेंचुरी में सबसे पहले जो बोला गया था इसके बारे में, आत्मा ज्ञान, वो अरिस्टो ने कहा था। तो आई होप ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये सारी फैक्ट्स आपको इसलिए क्लियर होने चाहिए क्योंकि जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पर जाएंगे, जब हम पेडागोजी पर जाएंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होंगी, ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होंगी। इसलिए आपको पहले 2 लेक्चर्स में ये टर्मिनोलॉजी बता दी गई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कोई भी बहुत बड़ा मैटर ला के आपको नहीं दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी वीडियोस में दूं उनमें 20 to 25 मिनट में मैं आपको वो दे पाऊं जो मैं देना चाहता हूं। आज आपको 2 वीडियो से ये क्लियर हो जाएगा कि साइकोलॉजी का बेसिक क्या है, यानी जो 30 मार्क्स के लिए आप जा रहे हो, जो क्लासरूम में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप जा रहे हो, उसका बेस क्या है। ये भाषा यहाँ पे लिखी रहेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला था, कोई भी चीज अगर आपने देख ली, सुन ली, लर्निंग नहीं है। देखकर सुनकर इंप्लीमेंट कर ली, अपना ली और फॉलो करना शुरू कर दिया उसे, दैट इज लर्निंग। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसे एक बार सुने, अच्छी तरह समझें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर कुछ चीज छूट भी गई है तो यू कैन आस्क मी और मैं आपको बताऊंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आप पसंद करेंगे और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी यूपी टेट, सी टेट को 2 या 3 बार दे चुके हैं या पहली बार भी दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मैं वादा कर रहा हूं आप यूपी टेट, सी टेट को अच्छा क्वालिफाई करोगे, साथ में आप एक अच्छे टीचर के तौर पे खुद को एस्टेब्लिश करोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।